रतनगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह एक दिन जंगल में एक गधा ले आते हैं और उसे शाही गधा घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उसकी खातिरदारी राजा की तरह होने लगती है। जरा ठाट तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है जैसे ये राजकुमार है। जब से ये गधा यहाँ आया है तब से हमारी इज्जत ही खत्म हो गई है। अरे भाई, इसे गधा मत बोलो, चतुर गधा बोलो, चतुर गधा। जब से ये यहाँ आया है तब से हमें कोई पूछता ही नहीं। इसे हरी घास और फल खाने को मिलते हैं और हमें ये सूखी घास। हम सैनिकों के साथ युद्ध में जाते हैं और ये सारा दिन यहीं बंधा ढेंचू ढेंचू करता रहता है, फिर भी सारी खातिरदारी इसी की होती है और हमें कोई पूछता ही नहीं। क्या जिंदगी है तुम जानवरों की, बस दिन भर खाओ और हिनहिनाते रहो। पूछ हिला के एक मैं हूँ जो दिन भर काम काम काम, जीना हराम। क्या हुआ, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं महाराज। हमारे प्यासे चतुर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रख रहे हो ना? जी महाराज, मैं पूरा दिन इसी को हवा करता रहता हूँ। इस राजा को देखो, इसे सिर्फ गधे की फिक्र है, इसके लिए तो हम जैसे यहाँ हैं ही नहीं। अच्छा होता हम भी गधे होते। ये सब मेरी किस्मत का कमाल है। तभी तो गधा होकर भी तेरी खातिरदारी इंसानों की तरह होती है। मिल आए उस गधे से, मिल गई आपको तसल्ली। उसके सिवा तो आपको किसी की फिक्र ही नहीं है। जब से वो आया है तब से पता नहीं आपको क्या हो गया है। वो गधा नहीं है, उसका नाम चतुर है। अब हम राज दरबार जा रहे हैं। महाराज, बाला की दुकान पर चोरी हुई है और उसे इन दोनों पर शक है। बाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों में से किसी ने तुम्हारी दुकान में चोरी की है? महाराज, जब चोर चोरी करके भाग रहा था तब मैंने उसे देखा। उसने सफेद धोती और पीला कुर्ता पहना हुआ था। मैंने दर्जी से पता किया तो उसने बताया कि रामा और भोला ने ही उसकी दुकान से सफेद धोती और पीला कुर्ता खरीदा है, जिस वजह से मुझे इन दोनों पर शक है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, इसने की है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, इसने की है। महाराज, मेरी दुकान में चोरी इन दोनों में से किसी एक ने ही की है। मैं न्याय की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे न्याय दिलाइए। महाराज, मैं कहता हूँ इन दोनों को सजा दी जाए। हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। चोर कौन है उसका पता हमें लग जाएगा। सैनिक, चतुर को दरबार में लेकर आओ। चतुर को इन दोनों के पास ले आओ। वो जिसके सबसे ज्यादा पास रुकेगा, चोर वही है। देखा महाराज, गधा भोला के बहुत करीब है। इसका मतलब चोरी इसी ने की है। मैं निर्दोष हूँ। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। सैनिकों, रामा को कैद खाने में बंद कर दो। यही चोर है, इसी ने चोरी की है। लेकिन महाराज, चतुर तो भोला के पास रुका था, तो फिर आपने दोषी रामा को कैसे ठहराया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये मेरे और चतुर के बीच की बात है मंत्री जी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। राजा का गधा बहुत होशियार है, उसने मुझे बचा लिया। मुझे माफ करना भाई, मैंने तुम पर शक किया। 2 किलो गुड़ और 10 किलो चने देना भाई। इतने सारे चने ले जा रहे हो? लगता है तुम्हारे बहुत सारे घोड़े हैं। नहीं नहीं भाई, मुझ गरीब के पास घोड़े कहाँ से आएंगे? मैं तो राजा का नौकर हूँ। ये गुड़ और चने राजा के चतुर गधे के लिए ले जा रहा हूँ। वही चतुर गधा जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने सुना है राजा को वो गधा जंगल में मिला था। हाँ, एक दिन महाराज जंगल गए थे और ना जाने कहां से उन्हें वो गधा मिल गया और मेरे गले पड़ गया। ऐसा ना कहो भाई, वो गधा बहुत चतुर है।
होगा चतुर, लेकिन मेरा तो जी का जंजाल है। वो महाराज का आदेश है कि उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा रतन सिंह आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उनका अच्छे से आदर सत्कार करना। हम अभी आते हैं। राजा रतन सिंह, आपको हमारा प्रणाम। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज पृथ्वी सिंह, मेरा राज्य बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। कहिए, आपको हमारी क्या सहायता चाहिए? हमने आपके चतुर गधे के बारे में बहुत सुना है। हमें उसकी मदद चाहिए। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। भला चतुर सिंह आपकी क्या सहायता कर सकता है? महाराज, मैंने सुना है कि वो बहुत चतुर है। वो इंसानों को देखकर उनके बारे में पता लगा लेता है। मेरे महल में दुश्मन राज्य का एक जासूस घुस आया है। वो राज्य की गुप्त जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो कौन है। मुझे उसका पता लगाने के लिए चतुर गधे की आवश्यकता है। रतन सिंह ने तो हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? चतुर गधे को रतन के साथ भेज भी नहीं सकते और उनकी सहायता करने से मना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक तरीका है। क्या सोच रहे हैं महाराज? अच्छा ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हम भी चतुर के साथ चलेंगे। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी आपके स्वागत का मौका मिलेगा। तूने सुना क्या? इसे लेने यहाँ कोई राजा आया है। वो इसकी मदद चाहता है। हाँ, मैंने सुना है। इसकी होशियारी के किस्से दूर दूर तक फैल चुके हैं। अच्छा है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो इससे छुटकारा मिलेगा। मुझे कहां ले जा रहा है? अच्छा है, ले जाओ दोनों को। अब दोनों के हिस्से का खाना मैं खाऊंगा। हम क्या करें? अगर चतुर रतन सिंह के राज्य पहुंच गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सब हम पर हंसेंगे और फिर हम पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। एक तरीका है जिससे हम आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। चतुर सिंह तो रस्सी छुड़ाकर भाग गया। अब क्या करें? जल्दी उसके पीछे चलो। चतुर, कहां है तू? इधर आ। महाराज पृथ्वी सिंह जी, आप चतुर को इन घनी झाड़ियों के बीच ढूंढिए। मैं उधर नदी के पास देखता हूं। अच्छा है, अब तू कुछ दिन यहीं रहे। इसी में तेरी और हमारी भलाई है। आपको चतुर सिंह मिला क्या महाराज? चतुर अगर घने जंगल में चला गया है तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? चिंता करने वाली बात नहीं है। अब हम राजमहल चलते हैं, वहीं इस समस्या का हल ढूंढेंगे। महाराज पृथ्वी सिंह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चतुर सिंह को कैसे ढूंढा जाए। अगर उस जासूस को पता चल गया कि हम चतुर सिंह को यहां क्यों लाए हैं तो वो सतर्क हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस समस्या का हल तो ढूंढना ही होगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। वो क्या है? सैनिकों, इधर आओ। ये हमारे मित्र पृथ्वी सिंह हैं। ये हमसे मदद मांगने आए हैं। इन्हें अपने राज्य में किसी कार्य के लिए बहुत सारे मेहनती गधों की आवश्यकता है। इसीलिए तुम जाओ और राज्य के जंगलों में जितने भी गधे हैं उन सबको पकड़कर ले आओ। ध्यान रहे, जंगल में एक भी गधा नहीं बचना चाहिए, नहीं तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तो ये आपकी तरकीब है? इसी तरकीब से चतुर मिलेगा। इतने बड़े और घने जंगल में कहां ढूंढेंगे गधे? सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तो शाम भी हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी गधा नहीं मिला। ना जाने किस मूर्ख ने उन्हें यह कहा कि हमारे राज्य के जंगलों में बहुत सारे गधे हैं।
गधे तो नहीं लेकिन शेर जरूर हैं, वो भी खूंखार और खतरनाक। कहीं ऐसा ना हो कि हम गधे को तो ना ढूंढ पाएं लेकिन शेर हमें ढूंढ ले। लगता है शेर यहीं आसपास है, चल अब वापस लौट चलते हैं। तूने राजा जी की बात नहीं सुनी थी क्या? उन्होंने कहा था कि जंगल के सभी गधों को पकड़ना है, एक भी गधा बचना नहीं चाहिए। और अब तक हमें एक भी गधा नहीं मिला। अगर हम खाली हाथ वापस गए तो राजा जी गुस्सा होंगे और हमें सजा देंगे। लगता है आज की रात हमें यहीं जंगल में ही रुकना पड़ेगा। ना जाने सैनिकों को चतुर मिला होगा या नहीं, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। जरा धीरे बोलिए महाराज पृथ्वी सिंह, इस समय दीवारों के भी कान हैं, कहीं वो जासूस हमारी बात ना सुन ले। आप चिंता ना करिए, हमारे सैनिक उन्हें ढूंढ लेंगे। अब आप आराम करिए। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, बस कल का दिन और निकल जाए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें पता है चतुर कहाँ है, जाते हुए उसे भी साथ ले जाएंगे। उसे आम बहुत पसंद हैं और हम जानते हैं कि वो हमें उसी पेड़ के नीचे आम खाता हुआ मिलेगा जिस पेड़ के नीचे आज आम खा रहा था। बस वो सैनिक के हाथ ना लग जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये खिड़की में कौन बैठा है? लगता है वही जासूस है, अभी पकड़ता हूं उसे। आज तो हमारी किस्मत चमक गई। वो देख, पूरे जंगल के गधे इकट्ठे होकर पानी पी रहे हैं। चल जल्दी से इन्हें पकड़ते हैं और राजा जी के पास वापस चलते हैं। आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी राजा रतन सिंह, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे राज्य का शाही शरबत पीजिए। महाराज के लिए शरबत लाया जाए। अरे ये क्या, इस नौकर ने तो वही जूते पहने हुए हैं जो रात में मैंने खिड़की पर देखे थे। तो यही है वो जासूस जो यहाँ नौकर बनकर रह रहा है और जिसे पकड़ने के लिए राजा रतन सिंह ने हमसे सहायता मांगी थी। लेकिन इसके बारे में रतन सिंह को कैसे बताऊं? महाराज, आपके कहे अनुसार हम राज्य के जंगलों से सभी गधे पकड़ लाए हैं। वो सभी महल के बाहर बंधे हैं। अरे वाह, ये दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अब रतन सिंह को दिखाऊंगा चतुर की चतुराई। चलिए महाराज, आपको जिन गधों की जरूरत है उन्हें छांट लीजिए। सैनिकों, जिस गधे की पीठ पर महाराज पृथ्वी सिंह ने हाथ रखा है उसे अभी राज दरबार में लेकर आओ। महाराज, हम आपके सैनिकों और नौकरों के काम से बहुत प्रसन्न हैं। हम उन्हें इनाम में अपने राज्य के स्वादिष्ट फल देना चाहते हैं। सैनिक, जल्दी से इस नौकर को पकड़ लो। ये दुश्मन राज्य का जासूस है। बता कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है, नहीं तो मैं अभी तुझे मौत की सजा देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे आपके दुश्मन राजा ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपके और महाराज पृथ्वी सिंह के बीच गलतफहमियां पैदा करके दुश्मनी पैदा कर सकूं। सैनिकों, इस जासूस को काल कोठरी में डाल दो। महाराज पृथ्वी सिंह, इस चतुर ने तो कमाल कर दिया। बड़ी आसानी से जासूस को पकड़ लिया। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। हम आपके बहुत आभारी हैं। पृथ्वी सिंह ने रतन सिंह से पहले ही कह दिया था कि चतुर जिसके हाथ का फल खाएगा वही जासूस होगा। उन्हें पता था कि चतुर को आम पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपने नौकर को आम दिया था। जासूस को पकड़वाने के बाद पृथ्वी सिंह अपने राज्य लौट आते हैं। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तुम्हारे सर से मुसीबत टल चुकी है तो मैं अपना चतुर गधा वापस लेने आया हूँ। वो बहुत ही ज्ञानी साधु थे जो भविष्य देख सकते थे। उन्हें पता चल गया था कि पृथ्वी सिंह के राज्य पर मुसीबत आने वाली है और उसी से बचाने के लिए उन्होंने पृथ्वी को अपना चतुर गधा दे दिया था। वो गधा चतुर नहीं था,
बल्कि उसका नाम चतुर था। नाम चतुर होने की वजह से चारों तरफ ये बात फैल गई कि पृथ्वी सिंह के पास एक गधा है जो चतुर है। पृथ्वी सिंह से वो मुसीबत टल जाने के बाद साधु उनसे अपना चतुर नाम का गधा वापस ले लेते हैं। एक गांव में भीमा नाम का किसान रहता था। वो अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाता और बाजार जाकर बेच आता। जैसे ही वो सब्जियां लेकर बाजार पहुंचता, वैसे ही लोग उसकी सब्जियों पर टूट पड़ते और जिस भी कीमत पर वो सब्जियां बेचता, लोग उसे खरीद लेते। उसी गांव में एक बसंत नाम का भी किसान रहता था। वो भी अपने खेत में सब्जियां उगाता और बाजार में बेचने जाता, लेकिन उसकी सब्जियां कोई भी नहीं खरीदता था। एक दिन बसंत बाजार से साइकिल में अपनी बची सब्जी लेकर घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में उसे भीमा मिला और वो उसे चिढ़ाने के लिए बोला, क्या हुआ बसंत भाई, तुम बाजार से सब्जियां खरीद कर कहाँ ले जा रहे हो? अरे भीमा भाई, मैंने सब्जियां खरीदी नहीं हैं। ये सब्जियां मैं बाजार बेचने गया था, बिकी नहीं, इसीलिए वापस ले जा रहा हूँ। आज भी तुम्हारी सब्जियां नहीं बिकी? मुझे देखो, मैं अपनी पूरी सब्जियां बेच आया। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि बसंत की सब्जियां नहीं बिकी हैं। वो तो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। बसंत भी अपने घर चला गया। आज भी आपकी सब्जी नहीं बिकी? अब हम क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं क्या करूं? मेरी सब्जी कोई भी नहीं खरीदता। मैं कम कीमत में अपनी सब्जी बेचने की कोशिश करता हूं, लेकिन ग्राहक सब्जी देखकर ही लौट जाते हैं। ना जाने मेरी सब्जियों में ऐसा क्या है। और भीमा को देखो, बाजार पहुंचते ही उसकी सब्जियां बिक जाती हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और हम गरीब होते जा रहे हैं। ना जाने उसकी सब्जियों में ऐसा क्या है कि लोग टूट पड़ते हैं। भीमा की सब्जियों का राज अब उससे ही पूछना पड़ेगा। अगले दिन बसंत भीमा के खेत पहुंच जाता है। बसंत और भीमा के खेत अगल बगल में ही थे। उस समय भीमा खेत में खाद छिड़क रहा था। भीमा भाई, तुम भी अपने खेतों में वही सब्जियां उगाते हो जो मैं उगाता हूँ, और हम दोनों के खेत अगल बगल से हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी सब्जियां मेरी सब्जियों से अच्छी कैसे होती हैं? ये राज मैं अब तक नहीं समझ पाया। ये सब मेरी मेहनत का फल है, जो मेरी सब्जियां तुम्हारी सब्जियों से अच्छी होती हैं। लगता है इसकी सब्जियों का राज इसकी खाद है। भीमा भी बसंत की तरह अपने खेत में खाद डालता है। और अगले दिन मंडी में टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल मीठे मीठे टमाटर। भिंडी ले लो, भिंडी, लंबी लंबी हरी हरी भिंडी। धनिया ले लो, धनिया, ताजी ताजी हरी हरी धनिया। मुझे 1 किलो टमाटर, 100 ग्राम धनिया और आधा किलो भिंडी दे दो। मुझे 1 किलो भिंडी और 1 किलो टमाटर दे दो। ये लो भैया, तुम्हारे 1 किलो टमाटर, 100 ग्राम धनिया और 1 किलो भिंडी, इसके हुए 100 रुपए। और ये तुम्हारी 1 किलो भिंडी और 1 किलो टमाटर, इसके हुए 80 रुपए। वो दोनों ग्राहक सब्जियों के दाम पूछे बिना ही सब्जियां लेकर और पैसे देकर चले जाते हैं। 30 रुपए किलो टमाटर ले लो, 30 रुपए किलो टमाटर, ताजे ताजे टमाटर। 20 रुपए किलो भिंडी, 20 रुपए किलो भिंडी, ताजी ताजी भिंडी। क्या हुआ बसंत भाई, तुम्हारी सब्जियां नहीं बिक रही क्या? हाँ भीमा भाई, क्या बताऊं, सुबह से सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक सिर्फ थोड़ी ही सब्जियां बिकी हैं। लगता है आज भी मुझे बाकी की सब्जियां अपनी गाय को ही खिलानी पड़ेंगी। लगता तो ऐसा ही है। मेरी तो पूरी सब्जियां बिक गई। अब मैं घर जा रहा हूँ, आराम से सोऊंगा। भीमा अपने घर चला जाता है और बसंत सब्जियां बेचने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके पास धन्नू और सुखी आते हैं। भाई, वो सब्जी वाला कहाँ गया जो तुम्हारे बगल में बैठा सब्जी बेच रहा था? क्यों,
क्या हुआ भाई? भाई उसने हम दोनों को बेवकूफ बना दिया, अपनी सड़ी और बासी सब्जियों को रंग कर हमें बेच दिया। नहीं भाई, जरूर तुमने किसी और से सब्जियां खरीदी होंगी। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम दोनों को कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये सब्जियां हमने उसी से खरीदी हैं। ये देखो, ये सब्जियां रंगी हुई हैं। ये देखो, सब्जियों से रंग अलग हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब भीमा अपनी खराब सब्जियों को रंग लगाकर बेचता है और लोगों को ठगता है। जिसने तुम्हें ये खराब सब्जियां बेचकर तुम्हें ठगा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुम्हें झूठा कहेगा। उसकी सच्चाई सबके सामने लाने और उसे सबक सिखाने की मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों मेरे साथ सरपंच जी के पास चलो, वो हमारी मदद करेंगे। बसंत उन दोनों को गांव के सरपंच के पास ले जाता है। वो दोनों सरपंच से पूरी बात बताते हैं कि भीमा ने कैसे उन्हें खराब सब्जियां बेचकर ठगा है। मैं जानता हूँ कि भीमा की सब्जियां बसंत से ज्यादा बिकती हैं, इसीलिए वो उससे चिढ़ता है और उसे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। भीमा कभी भी लोगों को नहीं ठग सकता। सरपंच जी, आप हमारी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम तीनों जाओ यहाँ से। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच जी ने तो हमारी बात मानी ही नहीं। अब हम क्या करें? अगर भीमा की सच्चाई सबके सामने ना लाई गई तो वो ऐसे ही लोगों को धोखा देता रहेगा और उन्हें ठगता रहेगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो सब्जियों को कहाँ और कब रंगता है। ये पता लगाने के लिए कि भीमा कहाँ और कब सब्जियों को रंगता है, बसंत, धन्नू और सुखी उसका पीछा करने का फैसला करते हैं और फिर वे तीनों रात में भीमा के घर के बाहर पहरा देने लगते हैं। घने अंधेरे में भीमा घर से बाहर निकलता है और अपने खेत की तरफ जाने लगता है। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और देखते हैं कि भीमा खेत में से सब्जियां तोड़ता है और अच्छी सब्जियां अलग छांट देता है और सड़ी और खराब सब्जियों को अंधेरे का फायदा उठाकर और 2 बाल्टियों में लाल और हरा रंग घोलकर फिर लाल रंग में टमाटर और हरे रंग में भिंडी और धनिया रंग देता है। अब पता चला कि भीमा की सब्जियां मेरी सब्जियों से अच्छी कैसे होती थी। अब इसकी पोल सरपंच जी के सामने खोलता हूँ। अगले दिन मंडी में, भाई मुझे 1 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और धनिया दे दो। मुझे भी वही सब्जी दे दो जो इस भाई ने ली है। ये लो भाई। धन्नू और सुखी को भीमा से सब्जी खरीदते हुए सरपंच जी देख रहे थे। अगली रात जब भीमा फिर से खराब सब्जियां रंग रहा था, तब उसे वैसा करते सरपंच जी पकड़ लेते हैं। सरपंच जी के साथ बसंत, धन्नू और सुखी भी थे। अरे सरपंच जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आया हूँ। पहले जब मुझे इन तीनों ने तुम्हारी करतूत के बारे में बताया तब मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जब कल मैंने अपनी आंखों से तुम्हें सब्जी बेचते हुए देखा और उन्हें धोया तो मुझे पता चला कि तुम खराब सब्जियों को रंग कर बेचते हो। अब मैं जान गया हूँ कि तुम धोखेबाज हो। ना सिर्फ तुमने धन्नू और सुखी को धोखा दिया है बल्कि बसंत को भी ठगा है और उन लोगों को भी जो तुमसे सब्जियां खरीदते थे। आज के बाद से तुम इस गांव की मंडी में कभी भी सब्जी नहीं बेचोगे। लोगों को धोखा देने की सजा धोखेबाज भीमा को मिल गई थी। उस दिन के बाद उसने गांव की मंडी में सब्जी नहीं बेची और इस वजह से लोग बसंत से सब्जियां खरीदने लगे और वो और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।